बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, खबरें काफ़ी ज़्यादा है, मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि क्विकली इन खबरों को कवर करें। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो जनाब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मज़ीद जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की धमकियाँ में ख़त मौसूल हुआ है। ख़त के पीछे कहानी है क्या, आपको बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से मैंने आपको कल एक खबर दी थी कि कोर कमेटी के ऊपर एक कोर कमेटी बन गई है, जो कोर कमेटी को भी रेगुलेट करेगी, सारे फैसलों को लेकर चलेगी। और एक एपेक्स कमेटी जो है उस तरह पर कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में एक ऐसा नाम शामिल हो गया है कि जिसपे पीटीआई में बड़ी हलचल मची। कल मैंने खबर इस पर आपको दी भी थी, मजीद इस पर मैं ज़रा बात करूँगा कि कहानी है क्या सारी। और फिर जनाब एक और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि पीटीआई को कौमी असम्बली की सीट जो है वो वापस मिल गई है। नेहरा साहब वाली जो N81 वाली बिलाल एजाज दोबारा से कामयाब हो गए। और PP 131 जो है ननकाना साहब वाली सीट जो है वो तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती थी, वो सीट नून लीग को दे दी गई है। ये क्या माजरा है। फवाद चौधरी बड़े अरसे की, कई महीनों की गिरफ्तारी जेल काटने के बाद रिहा हो गए। ये क्या माजरा है जनाब, इस पर बात भी होगी। नून लीग के अंदर से गवाहियाँ आने का सिलसिला जारी है। एक और गवाही आ गई बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। फिर मरीम नवाज एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना किस्म का बयान दिया है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हवाले से। और खाना काबा में पीटीआई का झंडा लहरा दिया गया खाना काबा के सामने। ये क्या कहानी है। और कोर कमांडर हाउस में पीटीआई के जो काबीना की जो वहाँ पे मीटिंग हुई या इजलास हुआ या ब्रीफिंग हुई, वटेवर जो भी था, ये कहानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, सबसे पहले तो माजरत खाऊं कि वीडियो ताखीर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ ऐसी नागुज़ीर मसरूफियात थी जिनकी वजह से मैं बर वक्त वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। अच्छा, सबसे पहले ज़रा ये बात करते हैं मरीम नवाज साहब ने जो बयान दिया, बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान। एपेक्स कमेटी का इजलास था आज और उसमें ज़ाहिर है कुछ फौजी हुकाम मौजूद थे। तो मरीम साहब ने उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें फिर ज़रा वो 9 मई भी याद कराया और साथ साथ जो है वो पीटीआई के ऊपर उन्होंने बड़ा एक नामुनासिब सा एक बयान दे दिया। वैसे बतौर सियासतदान भी बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन अब एक सूबे की आप वज़ीर आला हैं तो ज़रा पीटीआई की चीज़ों को ज़रा ना, वो जो एक गुस्सा है पीटीआई पे या कोई बोग्स है, वटेवर जो भी है, आपकी बायसनेस है, उसको ज़रा साइड पर रख के आप मामला चलाएं। सियासी आप जैसे तैसे वज़ीर आला बन गई हैं तो इस पर कम अज़ कम जो है वो अपने उस ओहदे का स्टेचर रखा जाना चाहिए। कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे किसी सूबे के अवाम की दिल आज़ारी हो। मरीम साहबा जनाब का ये कहती हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में कि जी खैबर पख्तूनख्वा से धाती डोर भी वहाँ से बन के आ रही थी, मोटरवे खुली है, वहाँ से खुले टेररिस्ट भी आ रहे हैं, स्मगलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वहाँ पे जनाब। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आपको इस तरह की जो आपने बात की सूबे से सब कुछ आ रहा है, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से आ रही नहीं। आप सारी खराबियों के, सारी बुराइयों की जड़ आपने खैबर पख्तूनख्वा को बना दिया और वहाँ से जनाब मोटरवे खुली, हर कोई आ रहा है। भाई हर कोई ऐसे ही आता है, पूरा मुल्क है यहाँ पर। किसी एक सूबे से दूसरे सूबे जाने में किसी को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है या किसी को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको कोई मसला है सिक्योरिटी का तो आप एक चेक पोस्ट लगा लें। जो भी आता है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का किसी और सूबे का, आप अपने सूबे के अंदर आप निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं सिक्योरिटी का, कि आपके सूबे में चीज़ें दाखिल ना हो। बाकी ये एक सूबे को ही जो है, वहाँ के अवाम को ही जो है वो मतून कर देना, ये एक मुनासिब अप्रोच नहीं थी। इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। बैरिस्टर साहब ने इस पर ठीक ठाक किस्म का बयान दिया, उस पर फिर अज़मा बुखारी का आगे से हस्ब मामूल जवाब भी आया उसके ऊपर। तहम ये इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। चले आप तो डोर का कैसे कह सकती थी, वो जो डोर फिरी थी वो केपी से आई थी। केपी में पतंगबाजी का इतना मामला है भी नहीं है, तो बहरहाल वो आप कह सकती थी। उस पतंग से जोड़ के फिर वो जहाँ वहाँ टेररिस्ट है, पीटीआई वाली जो जमात है वो पूरी टेररिस्ट है जनाब, तो वो ज़रा मामले को कहीं और लेके चली गई हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से चीज़ों को नहीं चलना चाहिए। फिर आप ज़्यादा ऐसा शायद ना चल सके अगर आप चीज़ों को इस इंतहा पे जाके अगर आप डील करेंगी। तो ये एक बड़ा नामुनासिब बयान था, अफसोसनाक था, तो उन्हें इस तरह के बयान से अवॉइड करना चाहिए। अगली जो कहानी जनाब, अब बड़ी यानी कि हैरान कुन है कि सेनेट के इंतखाबात होते साथ ही अब वो फिर नताइज जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए हैं। कौमी असम्बली की सीट NA81 जो कि नेहरा साहब को जिता दी गई थी, वहाँ से बिलाल एजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत चुके थे 8000 वोटों से। फिर उनके 9,500 वोट रिजेक्ट करके PMLN के जो नेहरा हैं, उनके नेहरा साहब के जो है वो कोई तकरीबन कोई 124 वोट बढ़ा के बाकी 12 बंदों का एक वोट भी चेंज नहीं हुआ था, तो वो वहाँ से PMLN को जिता दिया गया और PTI के बंदे को हरा दिया गया। अब वो नून लीग के बंदे का जो है वो जो कामयाबी वाला है वो हाई कोर्ट से चैलेंज हो गए, वो रिवर्स हो गया, फिलहाल सस्पेंड हो गया मामला। तो फिलहाल दोबारा से PTI के बिलाल एजाज MNA बहाल हो गए। तो इस पर मैंने अप्रिशिएट भी किया था लास्ट टाइम स्ट्रेटजी को, कि ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी कि जिन जिन के मशकूक भी थे PTI ने उन सब के हल्फ उठवा लिए। अब जब हल्फ उठवा लिया तो वो बंदा अगर दूसरे को हक में कोई चीज़ आती भी है, कहीं से नताइज तब्दील होते भी हैं, आप स्टे लेकर दोबारा उस पर MNA आप बन के बैठ सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। बहरहाल अब ये हो रहा है जनाब के एक MPA की सीट है दूसरी जानिब,
ननकाना साहब में PP 131 यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कामयाब हुए थे तकरीबन कोई 4,500 वोटों से। अब उन्हें आज रिकाउंट में हरा के वहाँ से नून लीग के कैंडिडेट को जिता दिया गया है। तो ये भी एक हैरान काम हुआ। ऑलरेडी नोटिफिकेशन जहाँ का रुका हुआ था, लेकिन PTI के कैंडिडेट यहाँ से 4,500 वोटों से कामयाब हो चुके थे 8 फरवरी को। फॉर्म 45 में भी, फॉर्म 47 में भी, लेकिन दोनों फॉर्म रोक लिए गए थे फिर उसके बाद। अच्छा, एक जो अगला मामला जनाब वो PTI के इंटरनल मामला के हवाले से है। कल से बड़ी बहस चल रही है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फोकल पर्सन की कमेटी जिसने खान साहब के साथ मुलाकात करवाई, कमेटी से शेर अफसर मरवत को निकाल दिया गया, उमैर न्याजी को निकाल दिया गया। इस पर भी ज़ाहिर कुछ साजबाज हुई है। खान साहब ने तो सबसे पहला नाम ही शेर अफसर मरवत का और उमैर न्याजी का डाला था, प्लस करके फिर आगे बैरिस्टर गौहर का नाम शामिल हुआ था। तो बैरिस्टर गौहर प्लस ही रहे, मरवत साहब और उमैर न्याजी साहब माइनस हो गए वहाँ से, और कुछ मजीद नाम वहाँ पे ऐड हो गए, शिबली फराज, इंतज़ार पंजोथा और जो है उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ऐड हो गए। तो ये 2 बंदे वहाँ से माइनस हो गए। बाज़ाब्ता पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई पिछले वाले बंदे जो हैं वो सुपर सीड हो गए और ये 5 बंदे नए जो हैं यही अब फोकल पर्सन हैं। बड़ी लेदे उस मामले पे हुई। तो मैंने आपको कल खबर दी थी कि खान साहब जो हैं वो शेर अफसर मरवत पे ट्रस्ट भी करते हैं और शेर अफसर मरवत को लाइक भी करते हैं। खान साहब ने फ़ौरन से एक और कमेटी बना दी। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कमेटी बनाए एक पार्टी की, जो एपेक्स कमेटी का रोल प्ले करेगी पार्टी के सारे फैसला साजी के वाले से, कोर कमेटी के मामला को भी ये रेगुलेट करेगी। और उस कमेटी में खान साहब ने फिर शेर अफसर मरवत को शामिल कर लिया। और मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि जब शेर अफसर मरवत को खान साहब ने शामिल किया कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी के अंदर या सुप्रीम जो कमेटी है या एपेक्स कमेटी है उसमें, तो उस पर पार्टी के वहाँ जो लोग मौजूद थे, जो 6 रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से 3 ने बड़ी सख्त किस्म की मुखालफत की। असद कैसर इस मामले पर खामोश रहे, उन्होंने शेर अफसर मरवत के हक़ में बात की ना उनके खिलाफ बात की। बाकी कुछ लोगों ने, 3 लोगों ने बड़ी सख्त मुखालफत की, जिनमें रऊफ़ हसन, उमर अयूब और शिबली फराज मौजूद थे। इन्होंने शामिल थे, इन्होंने शेर अफसर मरवत की इस कमेटी में शमूलियत की बड़ी सख्त मुखालफत की थी। असद कैसर खामोश रहे थे। तो ये बहरहाल खान साहब ने कहा जी कि ये तो शेर अफसर मरवत तो शामिल होगा कमेटी के अंदर। उन्होंने कहा जी इस जैसा ज़रा ये दिलेर आदमी है और बात करता है और मुझे ये बंदा चाहिए कमेटी के अंदर। तो वो कमेटी के अंदर भी शामिल करना पड़ गया। 24 घंटे तक नोटिफिकेशन को रोकना पड़ा, लेकिन फिर जारी करना पड़ गया। कमेटी में मजीद कौन कौन से नाम शामिल है, मैंने आपको कुछ नाम कल बताए थे। मजीद नाम जो है मैं आपको आपसे शेयर करता हूँ कि कौन कौन से नाम है कमेटी के अंदर। तो कमेटी ने में जनाब जिन नामों को शामिल किया गया उनमें बैरिस्टर गौहर है, इनमें उमर अयूब हैं, और उमर अयूब के अलावा कमेटी में सेनेटर शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर जो कि CM-KP, और इसके अलावा असद कैसर, शाह फरमान, खालिद खुर्शीद फॉर्मर CM-GB, सेनेटर ओनबाज बपी, रऊफ़ हसन, हमाद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल, आतिफ खान, हाफिज़ फ़रत अब्बास और शेर अफजल मरवत का नाम इस कमेटी में शामिल है। तो ये 14 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है पार्टी के मामलात को चलाने के लिए। इस पर भी ज़रा वो इख्तलाफात तो रहेंगे। जब एक कमेटी के अंदर जब शेर अफजल मरवत, रऊफ़ हसन बैठेंगे, या एक कमेटी के अंदर शेर अफजल मरवत और उमर अयूब या शिबली फराज बैठेंगे, तो फड्डे तो होंगे, क्योंकि ये लोग नहीं शेर अफजल मरवत को आगे आता हुआ नहीं देखना चाहते। इसी वजह से जलसे भी कैंसिल कर दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेर अफजल मरवत के बकौल जो है, चूँकि मुझे उससे फ़ायदा हो रहा था सियासी तौर पर, मेरी पॉपुलरिटी है, मेरी कामयाबी थी वो गर्दानी जाती, इसलिए वो शेर अफजल मरवत के बकौल ये जलसा पहले 23 को होना था। खान साहब ने ओके किया हुआ था, बगैर किसी वजह के वो जलसा कैंसिल हुआ। फिर 30 की तारीख खान साहब ने ओके की, 30 का जलसा भी बगैर किसी माकूल वजह के कैंसिल करके 6 का रखा गया। 6 पे जो है वो आ गई शब लैलतुल क़द्र आ गई, फिर वो जलसा मौखर हो गया। तो मरवत साहब ये कह रहे हैं भाई मेरी वजह से ही ये जलसे मनसूख किया जा रहे हैं, वजह इसकी और कोई नहीं है। अच्छा, अब अगली जो खबर है जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी ही है किसी हद तक, कि फवाद चौधरी जो है वो वापस PTI में आना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जब ये पता लगा तो उनकी गिरफ्तारी हो गई कि वो PTI से राब्तों में हैं। तो चूँकि वो पहले एक मरतबा उनकी अपीयरेंस हुई थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, फिर PTI के साथ राब्ते करने पे वो अरेस्ट हुए थे, और कई महीनों की गिरफ्तारी जेल काटने के बाद, बड़ी सख्त किस्म की जेल काटी फवाद चौधरी ने, और डील या ऐसी कोई जो है वो नहीं की, किसी किस्म की भी। डील क्या करनी थी, वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, PTI के साथ जो है वो खड़े रहे। तो फवाद चौधरी जो है वो रेजिलियंस, उन्होंने बड़ी सख्त रेजिलियंस का मुजाहरा किया है और डटे रहे, और अब फवाद चौधरी को जो है वो रिहाई मिल गई है। और देखना यह है कि फवाद चौधरी जैसा पार्टी का बंदा जो चले एक दफ़ा गया था पीर अजीज़ी, कोई ऐसा बयान नहीं दिया पार्टी के ख़िलाफ़, उसको अगर पार्टी ने टिकट में अकोमोडेट नहीं किया था उनकी बीवी को या उनके किसी भाई को, तो मिर्ज़ा अफरीदी को कैसे अकोमोडेट कर लिया गया। KP में भाई मैं आपको खबर दे रहा हूँ, खबर ये दे रहा हूँ कि KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के साथ सीट एडजस्टमेंट तकरीबन हो चुकी थी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से।
नाम जो है जनरल सीटों पे 7वां नाम जो है या छठा या 7वां नाम, छठा नाम जो है वो अमीर मुकाम के भाई का था। फिर JUI के कैंडिडेट को भी वहाँ पे शामिल कर लिया गया था। दिलावर खान को JUI की तरफ से शामिल कर लिया गया था टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर। तो ये ले दे जो है वो हो चुका था काफ़ी हद तक टेक्नोक्रेट या जनरल सीट के ऊपर। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन वो शामिल थे उन 11-12 सीटों में। अब जनाब ये बात भी हो रही है कि जो 9 को सेनेट का जो इलेक्शन है, जिसमें सेनेट में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होना है, सॉरी, तो वो नहीं हो सकता जनाब कि जी इलेक्टरल कॉलेज जो है वो पूरा नहीं है, कि खैबर पख्तूनख्वा की वहाँ पे नुमाइंदगी नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी तो है, 11 सेनेटर्स खैबर पख्तूनख्वा से मौजूद है इस वक्त सेनेट के अंदर। 11 मजीद का इलेक्शन नहीं हो सका, 12 का। तो बात तो अगर आप पहले इससे सदर का इलेक्शन हो गया वहाँ, तो इलेक्टरल कॉलेज यही था, नामुकम्मल था, वहाँ आपने करवा दिया, वज़ीर आज़म का आपने करवा दिया, CM के आपने इंतखाबात करवा दिए। अब सेनेट में चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को आपने रोका है फ़िलहाल, यानी कि रोकने की बात हो रही है कि शायद ना हो सके, लेकिन करवा दिया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि करवा दिया जाएगा, वो परवाह नहीं की जाएगी इस बात की कि चूँकि ज़ाहिर है PTI के सेनेटर के मेजॉरिटी में PTI के सेनेटर्स आने वहाँ से, तो चेयरमैन सेनेट की दौड़ में PTI के वोट ही कम हो गए, किसी और के नहीं होने। अगली जो खबर है जनाब वो है ये कोर कमांडर हाउस में जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI का जाके वहाँ पे इजलास हुआ, उसमें बड़ी तनकीद हो रही है जनाब कि PTI के लोग वहाँ पे एक तरफ फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, तनकीद करते हैं, और साथ वहाँ पे कोर कमांडर हाउस में जाके जनाब ये ब्रीफिंगें भी काबीना वहाँ पे लेती, काबीना का इजलास वहाँ पे जाके होते हैं। तो ये स्पेशल इजलास काबीना का बताया जा रहा है कि नहीं था, बल्कि काबीना को इफ्तार डिनर पर इन्वाइट किया गया था कोर कमांडर की जानिब से। और जब वहाँ पर ये इफ्तार डिनर अटेंड किया काबीना के अरकान ने, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक साफ़ी काबीना के, तो उसके बाद फिर उन्हें ब्रीफिंग दी गई, खाना हुआ, और उसके बाद फिर सारे वापस आ गए। तो उस पर जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उनका कहना है कि फ़ौज भी हमारी है, कोई भारत की फ़ौज नहीं। और ये बिल्कुल मुनासिब बात है, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अपने मुल्क की फ़ौज है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी के मामलों को लेकर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस पे ज़ाहिर है सिविल फोर्सेस ने फ़ौज के साथ मिल के ही इस दहशतगर्दी के और सिक्योरिटी के थ्रेट से निमटना है। तो अगर वो फ़ौज के साथ जाके बैठे, जो लोग इस मामले को हवा दे रहे हैं वो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। फ़ौज भी इसी मुल्क की है, और इंतज़ामी उमूर के अंदर या हुकूमती उमूर के अंदर अगर वो जाके बैठते हैं वहाँ पे कोर कमांडर हाउस में, तो उसमें कोई हरज, कोई बुराई, कुछ भी गलत नहीं है। बाकी जो मामला जनाब ये जजेस के ख़त वाला, आज मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को खतूत मौसूल हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस को खतूत मिले, जिनमें जैसे अली बाकर नजफी और कुछ मज़ीद जजेस को वहाँ पर खतूत मिले धमकियाँ मेज़, जिनमें वो खोपड़ी और वो क्रॉस वाला हड्डियों का वो ख़तरे का निशान और 10% उसमें जो है वो संख्या पाया गया है, जो पाउडर जो है वो भेजा गया है मशकूक किस्म का। तो इस पर तहकीकात इसकी ज़रूर हो रही है। रावलपिंडी में सेटेलाइट टाउन में जो वाक़ई सब डिवीजनल जो कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, उससे मुल्हिका किसी लेटर बॉक्स से ये भेजे गए। और अब खबर ये भी आ रही है कि लेटर बॉक्स वाला कैमरा था वो भी ख़राब है, लेटर बॉक्सेस की जो है वो सही तरह से फुटेज जो है वो नहीं बन सकी, वहाँ से शनाख्त नहीं हो सकती जनाब कि कौन सा बंदा वहाँ से आया लेटर बॉक्स में ये धमकियाँ में लेटर डाल के चला गया। तो इसकी जो है वो अब मज़ीद लगता है कि तहकीकात इसकी सामने ना आए, वो बंदों के नाम या उनकी शक्लें, उनकी आइडेंटिटी सामने ना आ सके। कोई इतलात इस तरह की आ रही कि शायद कैमरा वो भी ख़राब था। तो ये इस पर मकसद इसका सारी का एक ही एक्टिविटी का नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने जो ख़त लिखा था, उस ख़त की बड़ी धूम थी और एग्जेक्टिव पे ज़ाहिर ठीक ठाक प्रेशर था। तो उस डिबेट से, उस डिस्कशन से तवज्जो हटाने के लिए ये एक नया शोशा छोड़ दिया कि एक नया काम शुरू हो गया। रोज़ाना खबर आती है, इसी पे आने खबर शुरू हो जाती है। तो अब ज़्यादा खबरों के अंदर आप देखें ना, डोमिनेंट इस वक्त क्या है डिस्कशन, यही जो धमकियाँ में खतूत है यही डिस्कस हो रहे हैं। वो जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों का ख़त था वो तो बिल्कुल बैक बर्नर पर चला गया, पास पुश चला गया। तो मकसद जो है धमकियाँ में इस खतूत का आपको समझ आ गया कि ये तवज्जो हटाने के लिए था, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था एग्जेक्टिव की जानिब पे, यानी एग्जेक्टिव पे हुकूमत पे ज़्यादा प्रेशर इस बात का आ रहा है। यानी PTI जो है वो आज उसने तर्जुमान ने मौक़िफ़ में भी अपने कहा है कि ये सारी जो है वो वफाकी हुकूमत कर रही है अपनी ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए। तो ये जनाब आज की डेवलपमेंट्स हैं, आज की अपडेट्स हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।